हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 1 अप्रैल वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पब्लिश हुई हैं आज, और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका फर्स्ट प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम से जुड़ा है। और आपको भी पता होगा, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और इससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, खासकर आपके प्रीलिम्स में। क्या न्यूज़ आई है? तो कैबिनेट ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए एक्सपेंड करने का फैसला लिया है। ये जो PLI स्कीम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लाई गई है, इट हैज बीन फॉर्मुलेटेड ऑन द PLI स्कीम ऑफ नीति आयोग अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान फॉर इनहांसिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड इनहांसिंग एक्सपोर्ट। तो आपको ही पता है PLI स्कीम जो लाई गई है उसके दो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, सर्टेन सेक्टर्स इसमें कवर किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपका इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग है, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। एज वेल एज टू इनहांस एक्सपोर्ट्स, क्योंकि एक तरफ अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ाई जा रही है और दूसरी तरफ हम एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स से कर पाने में असक्षम है, तो कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव है PLI स्कीम का वो फुलफिल नहीं हो सकेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इसे अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए एक्सपेंड किया गया है। अब हम बात करते हैं आउटले ड्यूरेशन एंड कवरेज। तो 10,900 करोड़ की आउटले रखी गई है इसके लिए, एंड इट विल बी बेसिकली वर्किंग फ्रॉम 2021 to 22 अप टू 2026-27। तो इतने पीरियड के आपको ये 10,900 करोड़ खर्च किए जाएंगे सरकार के द्वारा, एंड ऑल इंडिया बेसिस पर इसे रोल आउट किया गया है। एंड कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोर्ट फूड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज फॉर एक्सपेंशन ऑफ प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड ब्रांडिंग, है ना। तो ब्रांडिंग पर खर्च किए जाएंगे। प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो है इंडस्ट्री की बढ़ाई जाएंगी टू इंसेंटिवाइज इमरजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडियन ब्रांड्स, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रोडक्ट अगर इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बिक पाते हैं तो उसका एक कारण ये भी है कि जो ब्रांडिंग है वो सही से नहीं की जाती है, अपार्ट फ्रॉम सर्टेन अदर काउजेज या फैक्टर्स। एंड अन्य क्या ऑब्जेक्टिव है? सपोर्ट क्रिएशन ऑफ ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस एंड इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ फार्म जॉब्स, क्योंकि अगर प्रोडक्शन बढ़ाई जाएंगी तो डेफिनेटली जॉब्स क्रिएशन भी होगा, along with ensuring remunerative prices of farm produce। तो ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हो। क्या क्या कंपोनेंट्स कवर किए गए हैं ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको यूपीएससी इसी में पूछकर फंसा सकती है। रेडी टू कुक या फिर रेडी टू ईट फूड्स हो गई, ये आपका कवर किया जाएगा, ये रट लेना है। रेडी टू कुक या रेडी टू ईट फूड ये कवर की जाएंगी इसमें। एंड प्रोसेस्ड फूड एंड वेजिटेबल्स, मेराइन प्रोडक्ट्स, मोज़रेला चीज, ये सब कुछ आइटम्स है जो इसके तहत कवर की जाएंगी। एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अगर हम बात करें स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की, तो ये भी कवर की जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हो एग्स हैं, पोल्ट्री मीट है, एग प्रोडक्ट्स है। तो ये सभी आपको PLI स्कीम के तहत ये कवर की जाएंगी फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये जो स्कीम है इम्प्लीमेंट की जाएंगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के द्वारा, और जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है ये अप्रूव कर लेंगी सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस अंडर द स्कीम, कि कौन से एप्लीकेंट्स जो है वो एलिजिबल है या नहीं है, उसके लिए आपका मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अप्रूव करेंगी सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेंट्स को अंडर दिस स्कीम। एंड जो एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट होगा तो यही है कि जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उसमें एक्सपेंशन होगा टू जेनरेट द प्रोसेस्ड फूड आउटपुट ऑफ 33,494 करोड़। एज वेल एज आप यहाँ देख सकते हो, इट विल क्रिएट एन एम्प्लॉयमेंट फॉर नियरली 2.5 लाख पर्सन्स बाय 2026 to 27। एंड कन्वर्जेंस फ्रेमवर्क की बात करें तो देख सकते हो कवरेज अंडर PLI स्कीम विल नॉट अफेक्ट द एलिजिबिलिटी अंडर द अदर स्कीम, जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये सब कुछ बातें गई हैं। और ये याद रखना है, कन्वर्जेंस अंडर द PLI स्कीम, यानी कि इसको अगर PLI स्कीम के अंतर्गत लाया जा रहा है, इट विल नॉट अफेक्ट एलिजिबिलिटी अंडर अदर स्कीम्स, जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना भी स्कीम चलती है, तो इससे इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है ना। कि तो बात करते हैं आपको प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखनी है। तो प्रीलिम्स के लिए आपको ये पहली बात तो याद रखनी है कि PLI स्कीम को अब
कैबिनेट ने या फिर गवर्नमेंट ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए भी लेकर आई है। एंड ऑब्जेक्टिव आपको याद रखनी है, जनरल ऑब्जेक्टिव है बेसिकली, आप समझ सकते हो, लेकिन आपको ये जरूर याद रखनी है कंपोनेंट्स जो इसमें कवर किए जा रहे हैं, जैसे रेडी टू कुक या फिर रेडी टू ईट फूड्स आ जाएंगी, प्रोसेस्ड फूड एंड वेजिटेबल्स, मेराइन प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ आइटम्स है। एंड ऑर्गेनिक फूड्स ऑफ एसएमईज, ये भी इसमें शामिल है, जैसे आपका एग है, पोल्ट्री मीट है, एग प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी शामिल है। और हाँ, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ बातें याद रखनी है, इट विल इम्प्लीमेंटेड थ्रू अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इट विल अप्रूव सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेंट्स अंडर दिस स्कीम। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 रिलीज की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। हमें सबसे पहली बात यही जानना है कि दिस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की जाती है, और इसमें अगर भारत की स्थिति देखें तो ठीक नहीं आई है, क्योंकि इंडिया की जो रैंकिंग है वो 28 प्लेसेस नीचे आ गई है। नाउ 140 रैंक कर रहा है भारत amongst the 156 nations and making it the third worst performer in South Asia। एंड इतना ही नहीं, वे बिहाइंड बांग्लादेश एंड नेपाल, तो बांग्लादेश और नेपाल से भी हम पीछे चले गए हैं, ये दुखद की बात है। सो आपको याद रखना है 2021 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की स्थिति खराब हुई है ना। अब यहाँ पर की डायमेंशंस पर क्या बातें WF के द्वारा बातें कही गई है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के क्षेत्र में अगर देखें तो इंडिया रिग्रेस्ड 13.5% पॉइंट है ना, तो 13.5% पॉइंट से डिक्रीमेंट हुआ है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें along with 9.1% डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ वुमेन मिनिस्टर, तो आप देख सकते हो 9.1% डिक्लाइन देखने को मिला है इन द नंबर ऑफ वुमेन मिनिस्टर। एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इस डायमेंशन में इंडिया की जो जेंडर गैप है वो और भी वाइडन हुई है बाय 3%, लीडिंग टू 32.6% गैप क्लोज टिल डेट। तो आप देख सकते हो ये डाटा आपको याद रखने मेंस के लिए कि इंडिया की जो जेंडर गैप है वो और ज्यादा वाइडन हुई है बाय 3%, लीडिंग टू 32.6% गैप क्लोज्ड टिल डेट। एंड इतना ही नहीं, आप देख सकते हो जो वुमेन लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन है वो भी कम हुई है बाय 22.3%, और जो महिलाओं का इनकम है भारत में वो सिर्फ 1/5 है पुरुषों के मुकाबले। ये भी आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, जहां जेंडर इक्वलिटी या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये याद रखना है कि जो रिपोर्ट है WEF का वो इन बातों को हाईलाइट कर रहा है, जिसमें इनकम ऑफ वुमेन जो है भारत में ओनली 1/5 ऑफ मेंस है। एंड ऑल्सो डिक्रीज देखने को मिली है इन द वुमेन्स लेबर फोर्स बाय 22.3%। एंड इंडिया की जो जेंडर गैप है वो वाइडन हुई है बाय 3%, लीडिंग टू 33.6% गैप क्लोज्ड टिल डेट। एंड अगर हेल्थ एंड सर्वाइवल की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन के क्षेत्र हमें देखने को मिले वाइड सेक्स रेशियो एट बर्थ गैप्स है ना, तो बर्थ जो होते हैं बच्चों के, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो वाइड सेक्स रेशियो बर्थ गैप्स में हमें देखने को मिले हैं। और कहा जा रहा है इट इज ऑल ड्यू टू इंसिडेंस ऑफ जेंडर बेस्ड सेक्स सेलेक्टिव प्रैक्टिसेस। तो काफी विडंबना वाली बात है कि एक तरफ डिटर्मिनेशन या सेक्स सेलेक्टिव प्रैक्टिसेस इलीगल है और दूसरी तरफ ऐसे परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं कि जो सेक्स रेशियो है द बर्थ गैप्स वो वाइडन हो रही है। एंड आप देख सकते हो मोर देन 1 in 4 वुमेन फेस वायलेंस। एंड एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करें तो 1/3 ऑफ वुमेन आर इलिटरेट, ये भी देख सकते हो, ये भी चिंता वाली विषय ही है कि 1/3 ऑफ वुमेन आर इलिटरेट कंपेयर टू 17.6% ऑफ द मैन। तो ये पूरा वुमेन वर्सेस मेन के बीच जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो हेल्थ एंड सर्वाइवल के क्षेत्र में हो, चाहे वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी के क्षेत्र में हो या फिर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के क्षेत्र में हो, सब में कहीं ना कहीं स्थितियां गड़बड़ ही हुई है। दैट्स वाई ओवरऑल परिणाम या रैंकिंग भारत की वो नीचे चली गई है, स्थितियां गड़बड़ हो गई है। सो हमें प्रीलिम्स के लिए वैसे तो याद यही रखनी है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा रिलीज किया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। एंड कोविड इम्पैक्ट की बात करें तो ये बोला गया है कि जो जेंडर गैप है यानी कि मैन एंड वुमेन के बीच जो गैप होती जा रही है इन सब पैरामीटर्स के ऊपर जो हमने अभी डिस्कस किए, इट विल नाउ टेक एडिशनल टाइम फ्रॉम 99.5 ईयर्स जो पहले थी, अब तो भाई साहब 135.6 ईयर लगेंगे जेंडर गैप को खत्म होने में अगर प्रेजेंट रेट से चलता रहा तो।
and women continue to face economic workplace difficulties and declining political participation, ये तो हमने रिपोर्ट में देखा भी। एंड फ्यूचर ऑफ जॉब्स की बात करें तो आप देख सकते हो वोमेन एग्जिबिट ए लार्ज जॉब स्विचिंग गैप इन द फील्ड्स सच एज क्लाउड कंप्यूटिंग, ये आपका 58% है, इंजीनियरिंग में आपका 42% है, एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपका 19% है। और फिर देख सकते हो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो पार्शियली रिवर्स की गई है इन द डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लस्टर। अगर बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तो ये स्टेब्लिश की गई 1971 में, और ये याद रखना है कि ये आपका नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है। और हेडक्वार्टर क्या है WEF का, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। एंड स्विट्जरलैंड के कौन कौन से बॉर्डरिंग कंट्रीज है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इट इज़ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन, और ये याद रखना है कि WEF आपका यूनाइटेड नेशन की कोई बॉडी नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन। तो बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखनी है, तो प्रीलिम्स के लिए आपको WEF के बेसिक पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1971 में इस्टेब्लिश की गई थी एंड इट इज़ ए नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन, और ये बेसिकली पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन को बूस्ट करती है इन वेरियस डायमेंशंस। एंड हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। एंड जो रिपोर्ट रिलीज की गई है इनके द्वारा ये है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, और 2-3 रिपोर्ट और रिलीज की जाती है, उस रिपोर्ट को आप जरूर याद रखना। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, गवर्नमेंट रिटेन्स इन्फ्लेशन टारगेट फॉर 2021 to 26। तो बेसिकली आपको ही पता है 2016 में RBI को या फिर RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसके तहत उन्हें सिंगल टास्क दिया गया था कि आपको इन्फ्लेशन मेंटेन करनी है एट ए सर्टेन डिजायर्ड रेट, और उस रेट की जो टाइमलाइन है या फिर टाइम पीरियड है वो आपको 2020 तक ही वैलिड थी। तो डेफिनेटली 31 मार्च 2021 में वो जो टाइम पीरियड है या फिर जो टारगेट है वो एक्सपायर होने वाली थी, इसलिए गवर्नमेंट को ये ज़रूरत थी कि वो फिर से टारगेट को रिन्यू करे, और अब गवर्नमेंट ने उस टारगेट को फिर से रिन्यू करने का फैसला लिया। एंड फैसले में ये रहा कि गवर्नमेंट ने जो इन्फ्लेशन टारगेट को रिटेन करके रखा सेम रेट पर फॉर द 2021 to 2026। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, इट जनरली मीन्स जनरल राइज इन प्राइस, यानी कि महंगाई। अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस राइज हो रही है तो हम कह सकेंगे कि उस प्रोडक्ट में इन्फ्लेशन हो रहा है। ओवरऑल अगर मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर देखें तो अगर ओवरऑल प्राइस राइज हो रही है ऑफ ए सर्टेन बास्केट ऑफ कमोडिटीज, तो वी कैन से कि इन्फ्लेशन हो रहा है। एंड जो सेंटर है उन्होंने अब डिसाइड किए हैं कि जो इन्फ्लेशन टारगेट है 4% का ±2% वो सेम रखी जाए फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग को मेंटेन करती है। तो RBI ने इससे पहले कुछ रिपोर्टों में बात कही थी, एंड इन्होंने स्ट्रेस किया कि जो करंट न्यूमेरिकल फ्रेमवर्क है फॉर डिफाइनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी वो अप्रोप्रिएट है अगले 5 सालों के लिए, और इसे वही रहने दिया जाए। और ये भी आपको पता होगा जैसा कि हमने बताया कि जो RBI एक्ट 2016 में अमेंड करके लाई गई थी, इसमें इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेट करने थे इन कंसल्टेशन विद RBI once in every 5 years। सो 2016 से 2020 तक ये टारगेट फर्स्ट फेज में रखे गए। अब जो है 2021 से 2026 तक ये जो नेक्स्ट टारगेट है वो आपका ऑपरेट होगा। सो अगर हम बात करें इन्फ्लेशन टारगेटिंग की, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम कह सकते हो जहां पर सेंट्रल बैंक ऑफ ए नेशन, जैसे फॉर एग्जांपल भारत के लिए वी हैव RBI, उनको स्पेसिफिक टारगेट दिया जाता है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन फॉर द मीडियम टर्म एंड पब्लिसाइजेज दिस रेट। एंड ये सब किए जाते हैं किनके द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सेटअप की गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी, ये याद रखना है। और MPC में आपके 6 मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स तो RBI की तरफ से होते हैं और जो बचे 3 मेंबर्स है वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और RBI गवर्नर जो है वो चेयरमैन एक्ट करते हैं, चेयरमैन के रूप में बेसिकली MPC के बने होते हैं। एंड गवर्नमेंट मेंबर्स जो है वो सेंटर के द्वारा अपॉइंट की जाएगी, लेकिन ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट नहीं करती है। देयर इज ए रिकमेंडेशन विच हैव टू बी टेकन फ्रॉम
a search cum selection committee, and this search cum selection committee will be headed by cabinet secretary, और ये कैबिनेट सेक्रेटरी रिकमेंडेशन देंगी टू द सेंटर, और सेंटर उसे अपॉइंट करेगा टू द एमपीसी कमिटी एज ए मेंबर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। सो बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखनी है। प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। सबसे पहली बात तो यही कि जो टारगेट है वो समान रखी गई है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इन्फ्लेशन को अगर बढ़ाए जाते हैं या फिर कम किए जाते हैं तो जो रेपो रेट है उस पर क्या असर आती है, एंड जो आपके इन्फ्लेशन टारगेटिंग है वो कौन करता है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जो सेटअप किया गया था किसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे, तो उर्जित पटेल के बेसिस पे। एंड एमपीसी के मेंबर्स के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए कि 3 जो है गवर्नमेंट साइड से और 3 आरबीआई साइड से, और जो चेयरमैन है वो गवर्नर होता है आरबीआई का। एंड जो गवर्नमेंट की तरफ से मेंबर से वो अपॉइंट की जाती है सेंटर के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमिटी विच इज टू बी हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। Let's move to our next article. Government cuts rate on a small saving scheme. Later withdraws order. तो आपको भी पता है कि कल के ही न्यूज में गवर्नमेंट ने जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे इंटरेस्ट रेट दिए जाते थे उनको कट कर दिया था, और बाद में जब विरोध सामने नजर आने लगा तो उसे या उस ऑर्डर को विथड्रॉ कर लिया गया। तो हम जानेंगे कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स के तहत क्या क्या आते हैं और क्यों ये रेट कट की जाने लगी। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो इंटरेस्ट रेट है स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर अब ये सेम रहेंगे एट द लेवल जो मार्च 2021 में थे। इसका मतलब उन्होंने अपने ऑर्डर्स को रिवर्स ले लिया है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड करती है स्मॉल सेविंग इंटरेस्ट रेट को क्वार्टरली बेसिस पे। क्वार्टरली यानी कि 3-3 महीने के बेसिस पर वो डिसाइड करती है स्मॉल सेविंग बैंक के इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, और जो स्कीम्स हैं अंडर द स्मॉल सेविंग स्कीम्स उनको 3 इंपॉर्टेंट हेड्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। जैसे पोस्टल डिपॉजिट आपको भी पता है वो सेविंग अकाउंट की ही तरह होता है, जहाँ पर व्यक्ति वहाँ जाते हैं अकाउंट खुलवाते हैं, दे डिपॉजिट देयर मनी। एंड वी हैव द सेविंग सर्टिफिकेट, जैसे नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट जिसको खरीदा या बेचा जाता है, बदले में इंटरेस्ट भी मिलती है। एंड वी हैव द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक द पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये सब 3 कंपोनेंट्स आपके इस स्मॉल सेविंग स्कीम्स के तहत आती हैं। एंड जो भी स्मॉल सेविंग कलेक्शंस है वो सब कहाँ पर क्रेडिट होती हैं, यानी कि लेट्स से कि पोस्टल डिपॉजिट्स में जो लोग पैसे जमा करते हैं, या फिर सेविंग सर्टिफिकेट्स का खरीदना या बेचना हुआ वहाँ से जो पैसे आए, या फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स से जो पैसे आ रहे हैं वो सब क्रेडिट होते हैं नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स में विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ये भी याद रखनी है कि ऑल स्मॉल सेविंग कलेक्शंस आर credited to National Small Saving Fund which is administered by Department of Economic Affairs। and कुछ important schemes के डिटेल्स हमने यहाँ पर दिए हैं, आप बात कर सकते हो। सबसे पहला है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट। तो ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट है ये बेसिकली उनके लिए है जिनकी उम्र 60 एंड 60 प्लस है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो इस स्कीम में किया जा सकता है अप टू 15 लाख, और दोज एबव 55 ईयर्स ऑफ एज बट बिलो 60 वो भी अवेल कर सकती हैं सर्टेन कंडीशंस के आधार पर। जो दूसरा है वो है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ये 15 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है कि इसमें जो पैसे डाले जाएंगे 15 ईयर के बाद ही ये ओपन होंगे। और जो मिनिमम डिपॉजिट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में 500 एंड 500 एवरी फाइनेंशियल ईयर है ना, तो मिनिमम डिपॉजिट 500 एंड जो एवरी फाइनेंशियल ईयर 500 डिपॉजिट किए जाते हैं। एंड नाउ वी हैव द सुकन्या समृद्धि अकाउंट। इसके बारे में भी आपको पता ही होगा। ये जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत आप मानकर कह सकते हो कि चलाई जा रही है। एंड इसके तहत जो गार्जियन है वो ओपन कर सकती है इस अकाउंट को इन फेवर ऑफ ए गर्ल चिल्ड्रेन अप टू 10 ईयर्स ऑफ एज है ना। तो किस गर्ल्स के लिए ये अकाउंट ओपन की जाएंगी, तो गर्ल चाइल्ड अप टू द 10 ईयर्स ऑफ एज। और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इस स्कीम के तहत 250 पर ईयर
और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है 1,50,000 पर ईयर। तो ये सब जो पैसे आएंगे ये सब कहाँ जाएंगे, आपको नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में जाएंगे, विच इज एडमिनिस्ट्रेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो प्रीलिम्स के लिए ये तीनों स्कीम इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट हो या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट हो या फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट है। एंड इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट है। और ये जरूर याद रखना है कि जो भी स्मॉल सेविंग कलेक्शंस होते हैं वो क्रेडिट किए जाते हैं नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में, एडमिनिस्ट्रेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो डिसाइड करती है स्मॉल सेविंग इंटरेस्ट रेट को क्वार्टरली बेसिस पे। ये भी याद रखना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो डिसाइड करती है स्मॉल सेविंग इंटरेस्ट रेट को क्वार्टरली बेसिस पे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, नोवल टेक्निक फॉर ट्रैकिंग कोरोनल मास इजेक्शन। ये अब इस्तेमाल किए जाएंगे भारत की जो फर्स्ट सोलर मिशन है उसके द्वारा। अब ये कोरोनल मास इजेक्शन क्या होती है इसके बारे में भी आपको जानना होगा। कोरोनल मास इजेक्शन की बात करें तो सिंपली कहो कि जैसे ये जो आपका सन है, सन में कंटिन्यूअस जो एनर्जी है वो इमिट होती रहती है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। तो ये कोरोनल मास इजेक्शन इज नथिंग बट जो सोलर प्लाज्मा है उसी की आप जिएंट क्लाउड कह सकते हैं ना, क्लाउड ऑफ सोलर प्लाज्मा कह सकते हो, जिएंट क्लाउड ऑफ सोलर प्लाज्मा है ना। ये सब जो है जिएंट क्लाउड ऑफ सोलर प्लाज्मा वही है आपका कोरोनल मास इजेक्शन। एंड ड्रेन्ड विथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ब्लो अवे किए जाते हैं फ्रॉम द सन ऑफन ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन सोलर फ्लेयर्स एंड फिल्मेंट इरप्शन। और कोरोनल मास इजेक्शन में जनरली आपका पार्टिकल रेडिएशन होता है, यानी कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स ये सब कंस्टिट्यूट होते हैं, अलोंग विथ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स भी इमिट होते हैं। तो अगर पूछा जाए कोरोनल मास इजेक्शन में क्या मैग्नेटिक फील्ड्स भी इमिट होते हैं, बिल्कुल। एंड इट मोस्टली कंटेन्स पार्टिकल रेडिएशन जिसमें आपका प्रोटॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं। एंड अल्टीमेटली जब ये चार्ज पार्टिकल्स अर्थ की तरफ रवाना होते हैं तो जाहिर सी बात है it can disrupt the space weather as well as it can lead to satellite failures as well as power outage because ये सब चार्ज पार्टिकल्स है एंड जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करेंगे तो सैटेलाइट सब भी प्रभावित होंगे। एंड अगर हम बात करें कंप्यूटर एडेड CME ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर की, तो इसको जानने से पहले वी शुड नो कि न्यूज़ क्या है। तो जो साइंटिस्ट है फ्रॉम द आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यानी कि ARIES, ये याद रखना है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, उन्होंने एल्गोरिथम डेवलप किया है। एंड उस एल्गोरिथम का नाम है CME आइडेंटिफिकेशन इन इनर सोलर प्लाज्मा टू डिटेक्ट एंड ट्रैक द CME यानी कि कोरोनल मास इजेक्शन इन द लोअर कोरोना। और पैरामीटर्स जो डिटरमाइन की गई है बाय द CIISCO वो कहीं ना कहीं यूजफुल होंगी टू कैरेक्टराइज दीज इरप्शंस इन द लोअर कोरोना। और लोअर कोरोना मैंने आपको बताया ए रीजन जहां प्रॉपर्टी ऑफ सच इरप्शंस आर लेस नॉन। एंड ये जो आपका एरीज है यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, ये नैनीताल में है और याद रखना है इट इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड अगर हम बात करें कंप्यूटर एडेड CME ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर की, तो इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था टू डिटेक्ट एंड कैरेक्टराइज सच इरप्शंस ऑटोमेटिकली इन द आउटर कोरोना। लेकिन ये जो एल्गोरिथम है कहीं ना कहीं कुड नॉट बी अप्लाइड टू द इनर कोरोना ऑब्जर्वेशन ड्यू टू वास्ट एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय दिस इरप्शन। तो ये याद रखना है आपको कि जो एल्गोरिथम डेवलप की गई है दिस CIISCO ये अप्लाई नहीं हो सकी टू द इनर कोरोना ऑब्जर्वेशन ड्यू टू द वास्ट एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय दिस इरप्शंस, दैट्स व्हाई एल्गोरिथम अप्लाई नहीं हो सकी। और इंडिया का जो पहला सोलर मिशन लॉन्च किया जाने वाला है दैट इज आदित्य L1, ये कहीं ना कहीं इसी रीजन को जो सोलर कोरोना वाली रीजन है ऑब्जर्व करेगा। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CIISCO एल्गोरिथम ऑन द आदित्य L1 डाटा डेफिनेटली ये न्यू इंसाइट एंड न्यू इन्फॉर्मेशन प्रदान करेगा इनटू द CME प्रॉपर्टीज इन द लेस एक्सप्लोर्ड रीजन। और अगर हम बात करें लेयर्स ऑफ द सन की, तो ये आप देख सकते हो देयर इज इंटरनल स्ट्रक्चर जिसमें कोर है। एंड कोर में भी क्या आप देख सकते हो वी हैव द
रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शन जोन जहाँ पर हीट एक्सट्रीम होती है और अल्टीमेटली एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है। एंड वी हैव दिस कोरोना, ये जो मैंने आपको जिएंट क्लाउड्स की बात की, ये आप देख सकते हो, है ना, ये देख सकते हो, ये सब जो जिएंट क्लाउड्स है आप फिगर में देख सकते हो, ये सब आपके कोरोना है। एंड देयर इज ऑल्सो क्रोमोस्फेयर एंड देयर इज कोरोनल होल, एंड ये देख सकते हो ये सब सोलर फ्लेयर है। एंड सन स्पॉट्स आर ब्लैक डॉट्स, ये भी आपको दिख रहे होंगे। एंड फोटोस्फेयर, तो ये आपके सिंपल लेयर्स ऑफ सन है। आपको हमें बताइए ये जो आउटर लेयर है सन का उसे क्या कहते हैं। एंड नाउ प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखने हैं, कोरोनल मास इजेक्शंस के बारे में याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि कोरोनल मास इजेक्शन बेसिकली आपका पार्टिकल रेडिएशन कंटेन करता है, जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स भी इस इरप्शंस में देखने को मिलते हैं। एंड इसका इम्पैक्ट क्या होता है ये भी आपको पता है, एज वेल एज जो एल्गोरिथम है CME आइडेंटिफिकेशन इन इनर सोलर कोरोना, ये क्या है। तो बेसिकली आपको याद होना चाहिए ये जो CME, ये जो CTUS है, तो आपको याद रखना है बेसिकली जो CME आइडेंटिफिकेशन इन इनर सोलर कोरोना, ये डेवलप की गई है एल्गोरिथम है टू डिटेक्ट एंड ट्रैक CMEs इन द लोअर कोरोना। एंड लेट्स टॉक टू द नेक्स्ट वन, एंड आपको ये याद रखनी है, लेट्स टॉक टू द शॉर्टर न्यूज। इट इज पाकिस्तान रिज्यूम्स ट्रेड विथ इंडिया आफ्टर 19 मंथ्स, ये तो आपने न्यूज में देखा ही होगा। तो न्यूज ये है कि जो पाकिस्तान है लिफ्टेड द बैन ऑन कॉटन एंड शुगर इंपोर्ट्स जो इंडिया से आ रही थी, आफ्टर इट हैज बैन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया इन 2019 आफ्टर एप्रोवेशन ऑफ आर्टिकल 370। और इसके विपरीत इंडिया ने भी पाकिस्तान का जो मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला जो दर्जा मिला था उसे वो रिवोक कर दिया था, और उसके साथ ही साथ 2% टैरिफ इम्पोज कर दी गई थी ऑन द पाकिस्तानी इंपोर्ट्स इन द आफ्टरमैथ ऑफ पुलवामा टेररिस्ट अटैक। एंड बिफोर द बैन बायलैटरल ट्रेड आप देख सकते हो होवर्ड अराउंड $2 बिलियन बिटवीन द टू, लेकिन इस बैन के कारण, इंपोर्ट बैन के कारण एक्चुअली में ये सब कम हो गई। एंड नाउ वी हैव टू सी द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री। तो ये जो आपका इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है, आपको याद रखना है द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। इन्होंने ही रिलीज किया है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज फॉर फैब 2021। तो क्या याद रखना है, ये जो आपका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, दिस कम्स अंडर DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, which itself comes under commerce and industry ministry, and this office of economic advisor has released the index of 8 core industry, and इस बार के रिपोर्ट में 4.6% का डिक्लाइन देखने को मिला है इन ऑल सेक्टर्स, इन ऑल दैट सेक्टर्स, है ना, क्योंकि इसमें तो 8 कोर इंडस्ट्री में 8 आइटम्स को मेजर किए जाते हैं। तो द डिक्लाइन ऑफ 4.6% इज विटनेस्ड इन ऑल द 8 सेक्टर्स। एंड ये जो आपकी IIP 8 कोर इंडस्ट्रीज की है, ये याद रखना है, इट अकाउंट्स फॉर 40.27% ऑफ वेटेज ऑफ आइटम जो इंक्लूड किए जाते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। आपको पता है IIP में ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज की इंडेक्स है वो भी शामिल की जाती है, एंड ओवरऑल जो वेटेज होता है इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का इन द IIP वो 40.27% का होता है। एंड 8 कोर सेक्टर्स आपको याद रखने हैं, सबसे हाईएस्ट शेयर जो है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है, आप देख सकते हो ना। तो 8 कोर सेक्टर्स में आपके रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आ गए जो 28.04% का शेयर रखते हैं, एंड इलेक्ट्रिसिटी का 19% के आसपास है, स्टील का देन आपका 17.92 है। हमें याद रखना है प्रीलिम्स के लिए 8 कोर सेक्टर्स में कौन कौन आ जाते हैं। वी हैव रिफाइनरी, वी हैव इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। तो ये याद रखना है फर्टिलाइजर्स हैं, और सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, तो रिफाइनरी प्रोडक्ट का 28.04%, और सबसे कम किसका है 2.63%, 2.63% बेसिकली। एंड जो अन्य
इंडस्ट्रीज हैं 8 कोर में, वो याद रख लेना, जैसे रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर। एंड इस बार के रिपोर्ट में ये जरूर याद रखना कि इस बार इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में 4.6% की कमी आई। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 3.0। जब हम बात करते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 3.0 की, तो इसे एक्सटेंड कर दिया गया है टू कवर द बिजनेस इंटरप्राइजेज विच आर इंगेज्ड इन हॉस्पिटैलिटी, ट्रेवल एंड टूरिज्म, लेजर एंड स्पोर्टिंग सेक्टर। एंड इस स्कीम के तहत 100% गारंटी कवरेज दिए जाते हैं बाय द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। ये याद रखना, अंडर दिस स्कीम 100% गारंटी कवरेज प्रदान की जाती है बाय द NCGTCL फॉर एडिशनल फंडिंग ऑफ अप टू, ये आपका मिसिंग है, 3 लाख करोड़ टू द एलिजिबल MSMEs, है ना। एंड इंटरेस्टेड मुद्रा बोरोवर, तो जो मुद्रा बोरोवर्स है और जो आपके MSMEs है, उनको बेसिकली अगर लोन लेना है तो इन सब को लोन दिए जा सकते हैं बैंकों के द्वारा, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा। और इसके बदले अगर ये लोग पैसे नहीं चुका पाते तो अल्टीमेटली ये जो आपका NCGTC है, यानी कि नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, इनके बदले ये इनको यानी कि लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को पैसे चुका देंगे। तो आप देख सकते हो ये जो स्कीम है सीक्स टू इंसेंटिवाइज द मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो या फिर NBFC जो, कि वो अपनी एडिशनल फंडिंग को बढ़ाए और MSMEs बोरोवर्स को दो एमिड द कोविड-19 क्राइसिस, क्योंकि बैंकों को ज़्यादा डर रहता है कि MSMEs ने अगर लोन लिया या फिर जो ये इनके बेनिफिशरीज है लोन लिया तो हो सकता है वो चुका ना पाए, इसलिए वो लोन देने से कतराते हैं। और ऐसे में अगर क्रेडिट गारंटी दी जाती है बैंकों को या फिर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को तो ये लोन दे सकते हैं। एंड नाउ वी हैव द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स CPIW। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि जो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, ये जो इंडेक्स है इंडस्ट्रियल वर्कर्स CPI इंडेक्स, ये लेबर ब्यूरो निकालता है। एंड लेबर ब्यूरो बेसिकली अटैच्ड ऑफिस है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड ये ही कंपाइल कर रहे हैं CPIW एवरी मंथ ऑन द बेसिस ऑफ रिटेल प्राइसेस जो कलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द 317 मार्केट स्प्रेडेड ओवर 88 इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट सेंटर। हमें तो जानना है CPIW के बेसिक के बारे में। तो जो बेस ईयर निकाली जाती है वो 2016 है, एंड उसको लाई ही गई है टू मेजर चेंज ओवर द टाइम इन द प्राइसेस ऑफ ए गिवन बास्केट ऑफ फूड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूम किए जाएंगे बाय डिफाइंड पॉपुलेशन। और यहाँ पर डिफाइंड पॉपुलेशन कौन है? इंडस्ट्रियल वर्कर्स है ना। तो आप देख सकते हो CPIW बेस ईयर 2016, और इसको डिजाइन किया गया है या लाया गया है टू मेजर चेंज ओवर द टाइम इन प्राइसेस ऑफ ए गिवन बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय डिफाइंड पॉपुलेशन। यहाँ पर आपके इंडस्ट्रियल वर्कर्स है। सो ये याद रखना। रिलीज कौन करता है, कंपाइल कौन करता है? लेबर ब्यूरो के द्वारा। Now we have the next and last article, harmonized system of nomenclature code, service account code. So with effect from 1st April 2021, now it has been made mandatory for a GST taxpayer जिनका turnover more than 5 करोड़ है in the preceding financial year, उनको HSN कोड लेना पड़ेगा या फिर SAC यानी कि सर्विस अकाउंटिंग कोड हासिल करना पड़ेगा ऑन द इनवाइसेस जो इश्यूड की जाएंगी फॉर द सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज। और जब हम बात करते हैं HSN कोड की यानी कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड की, तो ये 6 डिजिट वाला यूनिफॉर्म कोड होगा। एंड ये कोड बेसिकली क्लासीफाई करेंगी 5000 प्रोडक्ट्स को, और इट विल बी एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड। तो प्रोडक्ट्स की पहचान के लिए ये कोड लाए जा रहे हैं और कुछ नहीं। इट वॉज डेवलप्ड बाय वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखना है। एंड SAC आर द कोड्स जो इश्यू की जाएंगी CBEC के द्वारा टू यूनिफॉर्मली क्लासीफाई ईच सर्विस अंडर द GST, एंड ईच सर्विस विल हैव SAC। तो आप देख सकते हो SAC जो है ये कोड अप्लाई होंगी सर्विसेज के ऊपर, जबकि आपका HSN है ये अप्लाई होंगी गुड्स के ऊपर, है ना। तो देख सकते हो
तो ये याद रखना है। तो HSN जो है वो डेवलप की गई है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एंड SSE कोड्स आर इश्यूड बाय CBEC to uniformly classify each service under the GST and each service will have a unique SSE। वो तो बात है ही। तो ये थी हमारी आज की आर्टिकल। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।